इस साल मार्च में एक वीडियो वायरल हुआ। क्लेम ये किया गया कि चाइना के साइंटिस्ट ने एक 48,000 साल पुराना वायरस डिस्कवर किया है जिससे लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। और 48,000 साल बाद जिंदा किया गया ज़ॉम्बी वायरस। Warning about the potential resurgence of so-called zombie viruses. ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की सरकार इसे एक सीक्रेट रख रही है ताकि दुनिया में डर ना फैले। वैसे तो ये एक फेक वीडियो थी जो इंडोनेशिया के ट्रेन टू अपोकलिप्स इवेंट से ली गई थी। ये इवेंट फेमस ज़ॉम्बी फिल्म ट्रेन टू पुसान से इंस्पायर्ड था। ऐसा ही कुछ क्रेज है लास्ट ऑफ अस का। लास्ट ऑफ अस एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पे बेस्ड गेम है और इस साल इसे एक टीवी शो में भी बनाया गया है। इस शो में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स किसी वायरस की वजह से नहीं बल्कि कॉर्डिसेप्स नाम के फंगस की वजह से होता है। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि ये फंगस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सच में पॉसिबल है। मैं हूं ईशान जिंदल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर हफ्ते कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स दो वर्ड से बना है, ज़ॉम्बीज एंड अपोकलिप्स। ज़ॉम्बीज के बारे में तो हम सब जानते होंगे। अपोकलिप्स एक ऐसे दौर को कहा जाता है जब दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी होगी, और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स यानी ज़ॉम्बीज की वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाना। फिल्मों में हमेशा कोई भयंकर बीमारी या वायरस की वजह से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होता दिखाया जाता है। इसकी वजह से पूरी दुनिया इन्फेक्ट हो जाती है और सबके सब ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। ऐसा कुछ आपने शायद गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा होगा कि कैसे नाइट किंग इंसानों को व्हाइट वॉकर्स बनाता था जो काफी हद तक ज़ॉम्बीज जैसे लगते थे। ये लोग जो मर चुके हैं वापस जिंदा हो जाते हैं और लोगों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना देते हैं। लेकिन ये लोग ना ही जिंदा होते हैं ना ही मुर्दा। ये कुछ फील नहीं कर सकते सिवाय भूख के। क्या ये अजीब बात नहीं है कि इतने डरावने होने के बावजूद हम ज़ॉम्बीज में इतने इंटरेस्टेड हैं? हम क्यों ज़ॉम्बीज की मूवीज की तरफ खींचे चले जाते हैं? हॉरर हमें एक अलग एक्साइटमेंट और थ्रिल फील कराता है। इसका एक रीजन है एक्साइटेशन ट्रांसफर प्रोसेस। ये एक तरह की फीलिंग होती है जो आपको मूवी खत्म होने के बाद आती है। जब आप डरावनी फिल्म देखते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है। ये सब एड्रेनालिन रश की वजह से होता है जो कि फिल्म के हॉरर सीन से आता है। ये फिजिकल फीलिंग्स थोड़ी देर के लिए आपके अंदर रह जाती हैं और इससे आपकी दूसरी फीलिंग जैसे कि एक्साइटमेंट या रिलीफ और भी एनहांस यानी स्ट्रांग हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप मूवी में जंप स्केयर वाला पार्ट देखते हैं तब आपको जो डर फील होता है वो आपकी रिलीफ फीलिंग को और भी ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है जो कि मूवी के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाने पे आता है। ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में हेटी से आया था। ये यूएस के पास के कैरिबियन रीजन में है। कुछ लोग मानते हैं कि ज़ॉम्बी शब्द अफ्रीकन देशों की भाषाओं से लिया गया है। गबोन देश में इसे ज़ूम्बी कहा गया है जिसका मतलब है कॉर्प्स यानी लाश, और कॉन्गो में ज़ाम्बी जिसका मतलब है स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन यानी मृत व्यक्ति की आत्मा। ये शब्द अफ्रीका के रिलीजन वूडू से इंस्पायर्ड है। लोग अक्सर ज़ॉम्बीज को सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कुछ वूडू फॉलोअर्स कहते हैं कि ज़ॉम्बीज असल में होते हैं और ये एक वूडू प्रैक्टिशनर द्वारा रिवाइव किए जा सकते हैं। वूडू प्रैक्टिशनर्स को बोकोर कहा जाता है। बोकोर्स एक तरह के डॉक्टर होते हैं जो हर्ब्स, शेल्स, मछली, जानवरों के टुकड़े, हड्डियां और कई चीजों का इस्तेमाल करके अलग अलग मिक्सचर तैयार करते हैं जिनमें ज़ॉम्बी पाउडर भी शामिल होता है। इस पाउडर में टेट्रोडोटॉक्सिन होता है जो कि पफर फिश और कई एक्वाटिक लाइफ में पाया जाता है। ये एक बहुत ही डेडली न्यूरोटॉक्सिन है, यानी ये ऐसा जहरीला सब्सटेंस है जो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अगर इस टॉक्सिक सब्सटेंस को सही मात्रा में यानी कि सब लीथल डोसेज में इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़ॉम्बी जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकता है, जैसे कि चलने में डिफिकल्टी, मेंटल कंफ्यूजन और सांस लेने में प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसे हाई डोज में लिया जाए तो ये पैरालिसिस और कोमा का कारण भी बन सकता है। इससे आदमी को मरा हुआ समझा जा सकता है और उसे जिंदा दफनाने के बाद में रिवाइव भी किया जा सकता है। 1904 में हाइटी एक लंबी रेवोल्यूशनरी वॉर के बाद इंडिपेंडेंट ब्लैक रिपब्लिक बना। उसे ब्लैक रिपब्लिक इसलिए कहा गया था क्योंकि इसकी आजादी में अफ्रीकन स्लेव्स का हाथ था। लेकिन इंडिपेंडेंस के कुछ समय बाद हेटी की इमेज नेगेटिव हो गई। 19वीं सेंचुरी में हेटी से कैनिबलिज्म, ह्यूमन सैक्रिफाइस और डेंजरस रिचुअल्स की रिपोर्ट भी आने लगी। उसे वायलेंस, अंधविश्वास और डेथ से भी जोड़ा जाने लगा। फिर 1915 आते आते अमेरिका ने हेटी पर कब्जा किया। तब से ये सारी स्टोरीज और रूमर्स ज़ॉम्बी के आइडिया से मर्ज होने लगी। अमेरिकन फोर्सेस ने हेटी के वूडू रिलीजन को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे उल्टा ही असर हुआ और हेटी में वूडू का इन्फ्लुएंस और भी फैल गया। 1932 में आई थी पहली ज़ॉम्बी मूवी
जिसका नाम था व्हाइट ज़ॉम्बी। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले गार्नेट वेस्टन ने लिखा है और ये विलियम सी ब्रूक की किताब द मैजिक आइलैंड पर आधारित है। ये कहानी है हेटी में एक लड़की के बारे में और कैसे वो एक शैतानी वुडू मास्टर के हाथों एक ज़ॉम्बी बन जाती है। इन अमेरिकन फोर्सेस ने वापस जाके हेटी की कहानियां शेयर की और उससे इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई गई। इसी दौरान अमेरिकन पल्प मैगजीन्स में ऐसी कई ज़ॉम्बी स्टोरीज मिलने लगी। इन मैगजीन्स में हर किस्म की फिक्शन स्टोरी होती थी। इन्हें पल्प मैगजीन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके पेपर सस्ते वुड पल्प से बने थे। आजकल की कॉमिक बुक्स को पल्प मैगजीन्स का डायरेक्ट डिसेंडेंट भी माना जाता है। पल्प मैगजीन्स में अक्सर ज़ॉम्बीज को ऐसे दिखाया जाता था कि वो बदला लेने के लिए अपने कब्रों से निकल के लोगों पर हमला करते थे। लगभग 1697 तक ज़ॉम्बीज को भूत प्रेत माना जाता था, लेकिन इन फिल्मों और मैगजीन्स की कहानियों के बाद इन्हें एक कैनिबल का रूप दिया गया। इसी दौरान फ्रैंकेनस्टीन एंड ड्रैकुला जैसी मॉन्स्टर मूवीज भी बड़े पर्दे पर देखने को मिली और हॉरर मूवीज का ट्रेंड बढ़ता ही चला गया। 1968 में जब जॉर्ज रोमेरो की नाइट ऑफ द लिविंग डेड रिलीज हुई, तब ज़ॉम्बीज का एक अलग फैन बेस बन गया। इसके बाद के 15 साल में रोमेरो ने और 2 ज़ॉम्बी फिल्म्स डायरेक्ट किए, डॉन ऑफ द डेड और डे ऑफ द डेड। हर फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स इंप्रूव होने के साथ साथ ज़ॉम्बीज और भी भयानक और असली लगने लगे। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज का क्रेज लोगों में और भी बढ़ता चला गया और इन पर आई ज़ॉम्बी और हीलिक्स जैसे शोज भी बनने लगे। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने भी ज़ॉम्बीज के ट्रेंड का फायदा उठाया। उन्होंने एक ज़ॉम्बी प्रिपेयर्डनेस वेबसाइट बनाई जिसके जरिए लोगों को डिजास्टर्स के लिए तैयार रहने के लिए मोटिवेट किया और उन्हें ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से बचने के तरीके बताए गए। ये वेबसाइट एक बहुत बड़ी हिट रही। शोज और वेबसाइट्स ही नहीं, ज़ॉम्बीज वाली वीडियो गेम्स भी बननी चालू हो गई। लास्ट ऑफ अस एक ऐसी ही वीडियो गेम है जिसे रिसेंटली एक टीवी शो में अडैप्ट किया गया। इस सीरीज की कहानी एक पोस्ट अपोकलिप्ट यूनाइटेड स्टेट्स में है जहां पर ज़ॉम्बीज ने तबाही मचा दी है। आमतौर पर मूवीज और शोज में दिखाया जाता है कि लोग ज़ॉम्बीज किसी वायरस के लगने से बनते हैं जो कि उन्हें काटने से फैलता है, लेकिन लास्ट ऑफ अस के जो ज़ॉम्बीज हैं वो कॉर्डिसेप्स नाम के फंगस से इन्फेक्ट हुए हैं। लास्ट ऑफ अस में दिखाए गए कॉर्डिसेप्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन ये रेन फॉरेस्ट में रहने वाली कारपेंटर एंड्स यानी चींटियों को ही इन्फेक्ट करते हैं। ये इन पर माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम एक तरह से ज़ॉम्बीज से घिरे हुए हैं। इस फंगस का पूरा नाम है ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। इसे ज़ॉम्बी एंड फंगस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एग्जैक्टली एक ज़ॉम्बी की तरह इन चींटियों पर अटैक करता है। ये कारपेंटर एंड्स यूजुअली पेड़ पर चलते हैं, लेकिन गलती से कभी ये जमीन पर आ जाएं तो कॉर्डिसेप्स इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इसके स्पोर्स चींटी के एक्सोस्केलेटन यानी उसके शेल से उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं। ये फंगस अपने होस्ट के बॉडी के अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स को ड्रेन कर देता है और उन्हें स्पोर से भर देता है। ये स्पोर फिर उगकर फंगस को रिप्रोड्यूस करने में उसकी मदद करते हैं। चींटी का दिमाग भले ही काम कर रहा हो, लेकिन उसका स्टीयरिंग व्हील फंगस के हाथ में होता है। अपने माइंड कंट्रोल से ये फंगस चींटी को ऊंचाई पर जाने पर मजबूर कर देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऊंचाई पर फंगस को डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, जिससे फंगस आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाएगा। यहाँ चींटी एक पत्ते पर अपना डेथ ग्रिप बनाती है और फ्रीज होकर मर जाती है। उसके शरीर से फिर ये फंगस उगता है और बाकी चींटियों को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार रहता है। लास्ट ऑफ अस में ये फंगस म्यूटेट होकर इंसानों को इन्फेक्ट करने लगता है। तो क्या ये हमें भी ऐसे ही इन्फेक्ट कर सकता है? साइंटिस्ट का कहना है कि कॉर्डिसेप्स इंसेक्ट से इंसानों पर जंप नहीं कर सकते। इनफैक्ट कॉर्डिसेप्स सारी चींटियों के स्पीशीज को भी इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे हजारों फंगल और मोल्ड के स्पीशीज हैं जो सांस लेते वक्त रोज हमारे अंदर जाते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता और कॉर्डिसेप्स भी इन्हीं में से एक है। इसका क्रेडिट जाता है हमारे इम्यून सिस्टम और बॉडी के हाई टेम्परेचर को। बहुत से फंगस 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट के ऊपर नहीं उग सकते, इसीलिए कुछ माइकोलॉजिस्ट यानी फंगल एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इवॉल्व हुआ है। भले ही ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर हो, लेकिन फंगल बीमारियों का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इसका एक रीजन है एंटीबायोटिक्स का बढ़ता यूज। एंटीबायोटिक्स से फंगल और यीस्ट इन्फेक्शंस का रिस्क और भी बढ़ता है क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसके साथ साथ लोगों में एजिंग बढ़ रही है और कोविड जैसे वायरल बीमारियों की वजह से इम्यून सिस्टम भी काफी वीक होता जा रहा है। इसे फंगस आसानी से टेक ओवर कर सकते हैं। CDC या सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक वार्निंग दी है कि एक ड्रग रेजिस्टेंस फंगस कैंडिडा ऑरिस अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। ये कैंडिडा ऑरिस है क्या? ये एक किस्म का फंगस है जो कि दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है।
मतलब कि ये दवाइयों के इफेक्ट को कम कर देता है। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2021 तक कैंडिडा ऑरिस से होने वाले केसेस 3 गुना बढ़ गए हैं। ये फंगस हेल्थ केयर सेटिंग्स में जैसे कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में आउटब्रेक कर सकता है और जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं उनमें से लगभग 3 में से 1 लोगों की मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हर दिन हमें देखने को मिल रहा है कि फंगी दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, मतलब कि हमारी अभी की दवाइयों से इन फंगल इन्फेक्शंस को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। और जब तक हमारे पास इन इन्फेक्शंस को रोकने के लिए इफेक्टिव दवाइयां नहीं होंगी तब तक हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लास्ट ऑफ अस में कॉर्डिसेप्स बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से इवॉल्व कर पाए और उन्होंने इंसानों की बॉडी टेम्परेचर्स को अडेप्ट कर लिया था। देखा जाए तो ये रियल लाइफ की सिचुएशन से मिलता जुलता है। क्लाइमेट चेंज फंगल बीमारियों का एक और रिस्क फैक्टर है। कैंडिडा ऑरिस एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैल सकता है और एक बार अगर आपके खून में मिल जाए तो इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, क्योंकि देखते ही देखते ये फंगस और इवॉल्व हो सकते हैं और भयानक इन्फेक्शंस भी फैला सकते हैं। इस फंगस को तो साइंटिस्ट स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ रिसर्चर्स ज़ॉम्बीज को भी स्टडी कर रहे हैं। ज़ॉम्बीज रिसर्च सोसाइटी या ZRS 2007 में शुरू हुई थी। इसका फाउंडर है मैट मॉक, जो एक ऑथर और ज़ॉम्बी एक्सपर्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी ताकि वो लिविंग डेड यानी ज़ॉम्बीज के हिस्ट्री, कल्चर और साइंटिफिक स्टडी के बारे में समझ सकें। इस छोटी कम्युनिटी में ऑथर्स, एकेडमिक्स और स्कॉलर्स हैं जो ज़ॉम्बीज के मामले में सबसे बड़ी अथॉरिटी बन गए हैं। चाहे वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस हो या कल्चरल इवेंट्स, इनके मेंबर्स, फैंस और फॉलोअर्स अब लाखों में हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह से क्या हो सकता है, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी और सरवाइव करने के क्या तरीके हैं। ZRS सोसाइटी और उसके मेंबर्स रेगुलरली बुक्स, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज के बारे में उनके फाइंडिंग्स और रिसर्च होती है। इसमें ज़ॉम्बीज पर थ्योरेटिकल डिस्कशंस होते हैं और ज़ॉम्बी रिलेटेड मीडिया का एनालिसिस भी होता है। ZRS ज़ॉम्बीज का यूज करता है पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, जैसे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के टॉपिक्स पे। वो मानते हैं कि अगर आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए तैयार हैं तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सच में हो गया तो आप क्या करेंगे? ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में फोन्स तो दूर की बात, खाने पीने के लिए भी मुश्किल से मिलेगा। तो ऐसे में आप इन अधमरे क्रिएचर्स के साथ कैसे लड़ोगे? क्या आपके पास कोई प्लान है? आप कैसे खुद को और अपने परिवार को सेफ रखोगे? कई फैमिलीज कुछ इमरजेंसीज जैसे कि फ्लड्स, फायर्स या इंजुरीज में सेफ्टी प्लान्स बनाती हैं, लेकिन ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए आपका क्या प्लान है? आप सोच रहे होंगे कि क्या बेवकूफों वाली बातें हैं कि जिस चीज का होना लगभग नामुमकिन है उस पर कौन सोचकर अपना वक्त खराब करेगा? कौन सोचेगा उसका प्लान बनाने के बारे में? शायद आप और हम जैसे लोग नहीं, पर यूएस मिलिट्री जरूर सोच रही है। 2011 में यूएस ने एक कंटिजेंसी प्लान कॉनप्लान 888 पब्लिश किया। ये प्लान बताता है कि मिलिट्री कैसे फंक्शन करेगी अगर ज़ॉम्बी इन्वेजन हो। मतलब इतने समय तक हम सोचते थे कि ज़ॉम्बी सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा है, पर यहाँ यूएस गवर्नमेंट ने तो इसे रियलिटी बना दिया है। क्या वो सच में है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट को कुछ पता है जो हमें नहीं पता? हाँ, ऐसी कई चीजें होंगी, लेकिन नहीं, ज़ॉम्बीज रियल नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। एक्चुअली कॉनप्लान 8888 एक तरीके की एक्सरसाइज थी जिसमें गवर्नमेंट प्लानर्स को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की प्रैक्टिस करवा रही थी। उनका काम है अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए प्लान करना। उन्हें एस्ट्रॉइड कोलिजन्स, एलियन इन्वेजन्स और बाकी डूम्सडे सिनेरियो के बारे में भी सोचना पड़ता है। फिर उन्हें प्लान करना होता है कि गवर्नमेंट हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगी। तो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए प्लानिंग शुरू हुई थी एज अ फिक्शनल एक्सरसाइज, उनकी थिंकिंग को और एक्सपैंड करने के लिए। ये प्लान कुछ ज़ॉम्बीज के अलग अलग टाइप्स आइडेंटिफाई करता है, जैसे रेडिएशन ज़ॉम्बीज, स्पेस ज़ॉम्बीज और इवन वेजिटेरियन ज़ॉम्बीज। कॉनप्लान 8888 में 5 फेजेस ऑफ रिस्पॉन्सेज शामिल हैं। सबसे पहला फेज ये शुरू होता है ऑब्जर्वेशन से। इस फेज में एक्सपर्ट्स ये सीखेंगे कि ज़ॉम्बीज कैसे स्प्रेड हो रहे हैं और कौन से एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। दूसरा फेज, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो सिटीजन्स को इस बारे में कैसे बताएगी और मिलिट्री का यूज कैसे करेगी। यूएस गवर्नमेंट को क्लोजली कम्युनिकेट करना पड़ेगा दूसरे नेशंस के साथ, इससे दुश्मनों के अटैक का रिस्क कम होगा। ये अपने देश के अलाइज को सिचुएशन के बारे में बताएंगे। फिर गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज पे मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च करेगी और एक प्लान बनाएगी सिटीजन्स को सेफ रखने के लिए। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ऐसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में आप क्या करेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आम नागरिकों के लिए सीडीसी की जिस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, उसमें कुछ टिप्स दी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान। उनका सजेशन है कि आप एक इमरजेंसी किट तैयार करें। इस किट में हर एक इंसान के लिए पर डे 3 लीटर पानी होना चाहिए।
आपको एक्स्ट्रा खाना, दवाई और हाइजीन प्रोडक्ट्स भी पैक करने चाहिए। एक अच्छी इमरजेंसी किट में टूल्स, कपड़े, फर्स्ट एड सप्लाईज और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी होंगी। लेकिन इस सब के बारे में सोचने की अभी जरूरत नहीं है। अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होने के चांस काफी कम भी हों तो उसमें टाइम काफी है। लेकिन आप फंगल एपिडेमिक के बहुत चांसेस हैं और उस पर अभी भी रिसर्च जारी है। पर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर वो सोचना ही चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होता है तो उस दौरान आप क्या करेंगे। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और सबसे मजेदार कमेंट पिन कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं हूं ईशान जिंदल, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।